आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट लोको पायलट का जो कोर्स है उस अकॉर्डिंग ये कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है। इसकी जो पूरी सीरीज बनाई जा रही है। आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो फोर्जिंग है। फोर्जिंग असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप ये श्योर हैं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है और कुछ आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है इसमें हम फोर्जिंग सीखेंगे। सिंपल सा है कि फोर्जिंग एक हमारी वर्कशॉप के अंदर एक वर्कशॉप होती है। ठीक है, वहां पे फोर्जिंग क्रिया को कंप्लीट किया जाता है और फोर्जिंग में हम लोग किसी धातु को गलाया जाता है और उसको मेल्टिंग पॉइंट तक उसको द्रव अवस्था में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसको प्रेशर के माध्यम से फिर उसको जो हमको अकॉर्डिंग साइज चाहिए उस साइज के अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपको जो चित्र दिख रहा है इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल को उसके टेम्परेचर के माध्यम से उसको गलाया गया है। ठीक है, फिर उस पे हैमरिंग प्रोसेस से उसको जो हमको आकार चाहिए, जो हमारी इच्छा है वो आकार में उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, और ये सबसे पुरानी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस भी इसी में शामिल है। ठीक है, इसमें धातु को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में उसको कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद में जो हमारे को डिजायर शेप चाहिए, जो हमारी इच्छा है उस शेप के अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं। सिंपल सा है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, फोर्जिंग में धातु को सबसे पहले एक उचित तापमान तक, जो तापमान तक वो धातु मेल्ट होने लगती है वहां तक उसको गर्म किया जाता है। फिर उस पे हैमर हो गया या प्रेस हो गया, उसकी सहायता से उसको दबाव बल दिया जाता है और दबाव बल देने से क्या होता है, जो धातु मेल्ट हो गई है, जो लूज हो जाती है गर्म करने पे, फिर उसको उस शेप में चेंज कर दिया जाता है। तो ये फोर्जिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम फोर्जिंग के सिद्धांत की बात करें तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो देखिए ये एक प्लास्टिक फॉर्मेशन है। इसका जो आधार है, बेसिक जो प्रिंसिपल है वो इसका प्लास्टिक फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है आप चित्र को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि धातु को उस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है जहां तक वो मेल्ट हो सकती है या उसकी प्लास्टिक जो डिफॉर्मेशन है वहां तक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, प्लास्टिसिटी बढ़ जाएगी तो फिर उसको क्या करेंगे हम, हैमर के द्वारा या प्रेस मशीन के द्वारा उस पर दबाव बल लगाया जाएगा। ठीक है, संपीड़ित बल बोलते हैं जिसको। तो संपीड़ित बल लगाया जाएगा और इस बल से क्या होगा कि धातु एक नया आकार ग्रहण कर लेगी बिना टूटे हुए। वो क्रैक नहीं होगी लेकिन वो एक नया रूप धारण कर लेगी। ठीक है, यहां से देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। पहला है उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या करने से, उसको तापमान बढ़ाने से उसमें प्लास्टिसिटी का गुण जो है बढ़ जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा है कि वो बिना टूटे, ठीक है, वो एक नया आकार ग्रहण कर लेती है। यहां से भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अगर हम फोर्जिंग के उद्देश्य की बात करें, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हम करते क्यों है, इसका हमारा उद्देश्य क्या है, फोर्जिंग करने का हमारा एक प्लान क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो देखिए यहाँ पे मजबूत मशीनों के भाग बनाए जाते हैं। कोई मशीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज दैट आप फ्लाई व्हील मानिए, यह मशीन का फाउंडेशन है। ठीक है, तो जो मजबूत भाग होते हैं उनको हम लोग फोर्जिंग के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, धातु का ग्रेन स्ट्रक्चर है उसको अगर हमको सुधार करना है तो हम ये फोर्जिंग प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। उसके ग्रेन स्ट्रक्चर के लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं कि ग्रेन स्ट्रक्चर में सुधार हम कैसे करते हैं। ठीक है,
धातु के अंदर कोई आंतरिक दोष है, इंटरनल डिफेक्ट आ गए हैं किसी भी धातु कंपोनेंट के अंदर, उसके इंटरनल कोई डिफेक्ट अगर हमको आ गए हैं तो उनको अगर हमको कम करना है, उनको हमको रिपेयरिंग कार्य करना है, तो हम फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च शक्ति, और उसमें टफनेस हमको प्राप्त करनी है, तो भी हम फोर्जिंग के माध्यम से हम ये प्रोसेस करते हैं। शॉक हो गया या फेलियर रेजिस्टेंस को हमको बढ़ाना है, तो भी हम फोर्जिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लंबे समय तक कोई टिकाऊ उत्पादक अगर हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है, कोई पार्ट, ठीक है, मेरे को जॉब अगर तैयार करना है तो वहां पे हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये लंबे समय तक टिकाऊ प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप फ्लाई व्हील समझ सकते हैं, कोई मशीन का कोई ऐसा एलिमेंट है कि जहां पे आपको इस तरह का कार्य करना है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, अब फोर्जिंग ये हमने उद्देश्य थे हमारे कि हम किन किन उद्देश्यों के लिए फोर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। लेकिन फोर्जिंग करने के भी कई टाइप होते हैं, फोर्जिंग के भी टाइप होते हैं कि हमको किस अकॉर्डिंग, किस पार्ट के लिए कैसे फोर्जिंग करनी है, तो फोर्जिंग के भी टाइप होते हैं। अगर फोर्जिंग के अगर हम टाइप की बात करें तो पहला जो टाइप होता है हॉट फोर्जिंग। देखिए, हॉट फोर्जिंग में क्या होता है कि धातु को पहले रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके जो स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर है, उसमें हमको टेम्परेचर के माध्यम से वो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हमको कम फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी। कम फोर्स लगाने से क्या होगा कि हमारे को जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है वो हम आराम से बना सकते हैं। और कोई अगर पार्ट इस तरह से है, मान लीजिए बहुत ज्यादा जटिल है, ठीक है, उसका जो डिजाइन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र को आप देख के समझने का प्रयास कीजिए कि इस चित्र में आपकी क्रैंकशाफ्ट है। ये आप जो देख रहे हैं ये क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट बहुत ही जटिल कंपोनेंट है। ठीक है, बहुत ही जटिल कंपोनेंट है। तो ये यहाँ पे हम लोग हॉट फोर्जिंग के माध्यम से इनको बनाते हैं। क्लियर, इसमें कम बल की आवश्यकता होती है। बड़े और जटिल भाग भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, बड़े और जटिल भाग भी बनाए जा सकते हैं, जटिल भाग बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, क्रैंकशाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, या रेलवे के कोई कंपोनेंट हो गए। ठीक है, रेलवे के कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि जो इंजन को और डब्बों से जो कनेक्ट करने वाला जो कपलिंग लगा होता है, वो कपलिंग भी आपको हॉट फोर्जिंग के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्जिंग का एक टाइप है। ठीक है, और इस टाइप में सबसे अच्छा है कि जो मेरे पास में मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से उसको गर्म किया जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि वो जो मटेरियल है, मेरा धातु है, वो मेल्ट हो जाएगी, वो एक प्लास्टिक सिटी जो उसमें गुण है वो अधिक आ जाएगा, और फिर मैं उसको कंप्रेस करके, कंप्रेस फोर्स के माध्यम से मैं उसको, प्रेशर के माध्यम से उसका जो मैंने मोल्ड बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं चित्र में मोल्ड है, और इस मोल्ड में क्या होगा कि उस धातु को मैं दबाऊंगा तो वो सांचा नुमा जो होगा मेरा मोल्ड, उसमें ये मेरा पार्ट कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हॉट फोर्जिंग कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वार्म फोर्जिंग। अब वार्म फोर्जिंग में क्या होता है, इसमें हॉट और कोल्ड फोर्जिंग के बीच के तापमान तक गर्म किया जाएगा। ठीक है, इसको हम वार्म फोर्जिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे हमको एक तो अच्छी सरफेस फिनिश मिलती है। मतलब सरफेस फिनिश की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो वार्म फोर्जिंग है वो हमको अच्छी है, इसमें सरफेस फिनिश हमको अच्छी मिलती है हॉट फोर्जिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी हमको बेहतर मिलती है, इसमें एक्यूरेसी हमको अच्छी मिलती है। ये हमारे को एक अच्छा, इससे वार्म फोर्जिंग से एक लाभ है। ठीक है, अगर हम फोर्जिंग के थर्ड जो प्रोसेस की बात करें उसमें होता है कोल्ड फोर्जिंग। ठीक है, कोल्ड फोर्जिंग में क्या होता है, इसमें कम जो आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उसके रूम टेम्परेचर या उसके निकट तक गर्म किया जाएगा किसी मेटल को, किसी धातु को। ठीक
ठीक है, उसको हम लोग कोल्ड फोर्जिंग कहलाया जाएगा। इसमें कमरे के तापमान या उसके निकट तापमान तक उसको गर्म किया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें सरफेस फिनिश हमको हाई मिलती है, मतलब उत्कृष्ट मिलती है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमको कोल्ड फोर्जिंग में जो फिनिश है, सरफेस की जो फिनिश है, वो हमको बहुत ही हाई क्वालिटी की मिलती है, उत्कृष्ट मिलती है ना। इसमें डायमेंशन एक्यूरेट अधिक रहती हैं। इसमें डायमेंशन, हमको किसी पार्ट की डायमेंशन चाहिए, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एलिमेंट मेरे को बनाना है, ठीक है, और इस एलिमेंट की जो डायमेंशन है वो मुझे कोल्ड फोर्जिंग में एक्यूरेट मिलेंगी। ठीक है, इसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये कोल्ड है। इसमें मटेरियल को प्लास्टिसिटी जो फॉर्मेशन है वहां तक आपको गर्म नहीं करना है, इसको बस एक रूम टेम्परेचर तक आपको गर्म करना है या उसके निकट तक गर्म करना है। तो यहाँ पे बल की मुझे आवश्यकता अधिक होगी, तो फोर्स मुझे यहाँ पे अधिक लगेगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको बोल्ट का हेड बनाना है, नट बनाना है, या आपको रिवेट के हेड बनाने हैं, वहां पे मैं कोल्ड फोर्जिंग करता हूं। ठीक है, ये मेरा फोर्जिंग के टाइप थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम फोर्जिंग करते हैं और करने के आधार पर प्रक्रिया जो हमने अपनाई उसके आधार पर फोर्जिंग के टाइप होते हैं। वो टाइप आपका पहला है ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई में क्या होता है, यहाँ पे जो धातु है उसके दो अलग अलग पार्ट के डाई के बीच में दबाया जाता है। ठीक है, और जो डाई में जो आकृति बनी हुई है, आप इसको चित्र को समझने का प्रयास कीजिए कि ये आपका ओपन डाई सिस्टम है, ये वाला ओपन डाई है और ये आपका क्लोज डाई है। ठीक है, तो ओपन डाई में क्या होता है कि धातु के दो समतल और सरल डाई होते हैं, उनके बीच में दबाया जाता है उस मटेरियल को। ठीक है, ये जो हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, मतलब उसकी जो हमने प्रक्रिया अपनाई गई है उसके आधार पर जो हमारा फोर्जिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन डाई में क्या होता है कि दो समतल डाइयां होती हैं और उनके बीच में धातु को दबाया जाता है। ठीक है, इसमें बड़े आकार के जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनके लिए जो उपयुक्त होता है, जो हमें कोई बड़ा पार्ट बनाना है, सपोज दैट मान लीजिए आपको फ्लाई व्हील बनाना है, ठीक है, वहां पे इस प्रोसेस को आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डाइयों के बीच में दबाया जाता है और इसमें बड़े भागों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे आपने सॉफ्ट देखा, रिंग देखा, या आपने कोई डिस्क आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा आपका है क्लोज डाई फोर्जिंग। ठीक है, क्लोज डाई में आप इस तरह से, ये दूसरा जो आपने देखा ये क्लोज वाला, ये आपने ओपन वाला देखा, ये आपने दो डाई देखी, ये पहली डाई देखी और ये सेकंड डाई देखी। इन दोनों के बीच में जो रेड है ये मटेरियल है और इस धातु के जो मटेरियल को इसको कंप्रेस किया जाएगा। तो आपने इसको यहाँ पे देख लिया, तो फोर्जिंग में हमारा ये प्रोसेस होता है। अगर क्लोज डाई की अगर बात करें तो डाई में एक आकृति नुमा एक शेप बनी होती है। ठीक है, उसमें धातु को रखा जाता है और कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, ये आप सेकंड वाले चित्र से आप समझ सकते हैं कि ये मेरी डाई है, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रही हैं, ये मेरी डाई है और एक मेरी डाई ये है। तो ये डाइयां हैं, इसके बीच में ये मेरा मटेरियल रखा गया है और इस बीच में मटेरियल रखने के बाद में इसको कंप्रेसिव फोर्स दिया जाएगा। आप जरूर याद रखेंगे, देखिए क्वेश्चन जब भी बनता है बहुत छोटा और बारीक क्वेश्चन बनाते हैं, वही क्वेश्चन हमको बहुत हार्ड और जटिल लगता है। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, एक एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डाई में जो बनी हुई आकृति होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम लोग धातु का आकार लिया जाता है। तो डाई में हमको शेप बनाना होता है, जैसा आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं कि हमारी धातु जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूप, अपनी आकृति या कोई शेप ले रही है। ठीक है, इसमें उसके अकॉर्डिंग हमें आकार लिया जाता है। इसमें एक्यूरेसी अधिक होती है, एक्यूरेसी सिंपल सी अधिक होगी क्योंकि इसमें जो मेरा डाई है उसमें ही आकृति बनी हुई है, जो मेरा जॉब जिस अकॉर्डिंग बनाया जाएगा उस अकॉर्डिंग एक्यूरेसी यहाँ पे अधिक रहती है। ठीक है, ये मास प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन का मतलब है कि अधिक संख्या में प्रोडक्शन करना। मास प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा अधिक संख्या में प्रोडक्शन करना। जो क्वांटिटी है वो आपकी 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो मास प्रोडक्शन के लिए भी हमको क्लोज डाई फोर्जिंग हमको यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेस फोर्जिंग।
प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है, इसमें हैमर के जो झटके हैं, हैमर के द्वारा धीरे धीरे जो है दाब लगाया जाता है। ठीक है, हैमर के स्थान पे इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें दाब लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रेस के द्वारा होता है, ये प्रेस मशीन होती है। आप चित्र में इसको देख सकते हैं, इस तरह से आप चित्र को देख के समझ सकते हैं कि ये मेरा जो मटेरियल है इसको मैंने हीट किया है। ठीक है, इसको हीट करने के बाद में मैंने इसको इस तरह से रखा गया है कि मेरे को यहाँ पे कोई जो भी मुझे डिजायर शेप में इसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसमें बल लगाया जाएगा और धीरे धीरे बल लगाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वो डिफॉर्मेशन मुझे प्राप्त होगा समान और नियंत्रित। ठीक है, जैसा मुझे चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप प्रेस फॉर्जिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे प्रेस के माध्यम से किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्रेस फोर्जिंग कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप फोर्जिंग। देखिए ड्रॉप फोर्जिंग, आप चित्र को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है ड्रॉप फोर्जिंग में, इसमें हैमर की ऊंचाई से गिराकर धातु पर प्रहार किया जाता है, हैमर को। ठीक है, हैमर को क्या किया जाएगा कि ऊंचाई से गिराकर धातु पर एक इम्पैक्ट प्रहार किया जाएगा, इम्पैक्ट आपका। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉप किया जाता है। मान लीजिए ऊपर से कोई चीज गिर रही है, आप उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है, ऊपर से गिर रही है तो ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि हैमर होता है, एक हैवी हैमर होता है, उस हैमर को ऊपर से बहुत ही अधिक जल्दी और फास्ट, एकदम इम्पैक्ट की तरह धातु पर गिराया जाता है। और धातु पर गिराने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग अपना जो अकॉर्डिंग प्रोसेस है उसको हमको बनाया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका ड्रॉप फोर्जिंग यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस हम किसके किसके लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहला होता है कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए हम लोग बहुत ज्यादा इसको प्रोसेस को यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल आप चेसिस बॉडी देख सकते हैं या अन्य कोई आप प्रोसेस समझ सकते हैं, तो वहां पे ये हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक, तो ये ड्रॉप फोर्जिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारा अपसेट फोर्जिंग। अपसेट फोर्जिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अपसेट फोर्जिंग आपको यहाँ पे दिखाई दी है। अपसेट फोर्जिंग में आप क्या देख रहे हैं कि ये पहला मेरा ये वाला फर्स्ट जो मेरा है, ये वाला मेरा पहला जो पीस है, इस पीस को मैंने यहाँ पे रखने के बाद में ऊपर से मैंने ये जो सेकंड वाला है इसको मैंने इसमें प्रेस किया। उसके बाद में मुझे थर्ड ये है, ये मुझे मिला और फाइनली मुझे ये, इसको हम अपसेट फोर्जिंग कहेंगे। अब आपको इसको समझना है, तो इसमें धातु की जो लंबाई है उसका व्यास जो है बढ़ाया जा रहा है, लंबाई कम की जा रही है और व्यास बढ़ाया जा रहा है। ये इसमें अपसेट फोर्जिंग की जा रही है। ठीक है, इसमें धातु की लंबाई को हम लोग क्या करते हैं कि कम करते हैं और इसका क्या करते हैं, व्यास को बढ़ाया जाता है। तो ये दो आपके प्रोसेस हैं, पहला आपका लंबाई को कम करना और व्यास को बढ़ाना। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ का कर सकते हैं, मेरे को बोल्ट का अगर हेड बनाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चित्र नंबर इस वाले चित्र में देखिए। ठीक है, इस वाले चित्र में इस तरह का मुझे हेड बनाना है, इस तरह का हेड बनाना है, ये टाइप, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मुझे अगर हेड बनाने हैं, ठीक है, तो मैं इसको अपसेट फोर्जिंग यूज कर सकता हूँ। अपसेट फोर्जिंग के लिए भी मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा वॉल्व मुझे बनाना है, जो इंजन सिलेंडर में जो वॉल्व लगते हैं उन वॉल्व को बनाना है। तो वॉल्व के हेड बनाने के लिए भी मैं अपसेट फोर्जिंग का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अपसेट फोर्जिंग में सिंपल साइंस में लंबाई कम की जाती है और व्यास बढ़ाया जाता है। आपसे जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि अपसेट फोर्जिंग में क्या बढ़ाया जाता है, लंबाई बढ़ाई जाती है या व्यास बढ़ाया जाता है। तो आपको सिंपल से ये याद रखना है, यहाँ पे लंबाई आपकी कम रहती है और यहाँ पे व्यास आपका बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फोर्जिंग। आप इस पहले चित्र को देखिए, चित्र को देखने के बाद आप समझने का प्रयास कीजिए। ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है। वर्क पीस को मैंने दो रोलर हैं ये, और दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरह से रखी गई है। तो दोनों की डायरेक्शन इस तरह से रखी जाएगी कि मेरा वर्क पीस है अंदर की तरफ जाए और ये जो रोलर है उसका क्या करेंगे कि जो थिकनेस है उसको कम करेंगे। ठीक है, तो ये विशेष टाइप के एक रोलर होते हैं। इससे क्या होता है कि धातु का आकार बदला जाता है, धातु की शेप बदली जाती है, ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें धातु की शेप बदली जाएगी, इसमें उत्पादन की जो दर है वो अधिक होती है, प्रोडक्शन इसमें अधिक होता है क्योंकि कंटिन्यू ये
रोल करता रहता है। तो रोल फोर्जिंग में हम इस तरह के प्रोसेस करते हैं जहां पर हमको प्रोडक्शन कार्य करना हो। ठीक है, इसमें 2 रोलर होते हैं और रोलरों की सहायता से उसकी शेप को चेंज किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वेइंग। इसमें रॉड या ट्यूब के व्यास को कम किया जाता है। आप इस चित्र को देखिए, जहां में आप इस वाले चित्र में कि यहाँ पे देखिए एक डाई ये है और एक डाई मेरी ये है, तो ये 2 मेरे पास में डाइयां हैं, एक ये डाई और ये डाई। दोनों डाइयों को ये मेरे पास में एक ट्यूब है, रॉड है। ठीक है, ट्यूब है या रॉड है, इसके व्यास को कम किया जा रहा है। तो इसको इस तरह से दबाया जाएगा कि इसका व्यास जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के कंपोनेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप चित्र इसमें देख सकते हैं कि इस तरह के आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, किसी मशीन के लिए डिजाइन करने हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन हो, इंजन हो, या कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, या किसी वर्कशॉप की मशीन हो, तो वहां पर इस तरह के आपको कंपोनेंट आपको यूज होंगे। तो ये कंपोनेंट बनाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्जिंग के लिए जो हमको फोर्जिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, देखिए फोर्जिंग एक मेटल को फॉर्मिंग करने का प्रोसेस है। फॉर्मिंग करने का प्रोसेस है ये फोर्जिंग। ठीक है, इसमें आपका कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ से आपको पूछा जाता है कि इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स आपका लगाया जाता है। ठीक है, और जो फोर्ज कंपोनेंट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ आपकी कास्टिंग से अधिक हो जाती है। ठीक है, जो भी आपने फोर्जिंग के द्वारा कंपोनेंट बनाए, मान लीजिए आपने क्रैंक सॉफ्ट बनाई, फोर्जिंग के माध्यम से आपने बनाई थी, तो फोर्जिंग के माध्यम से जो भी आपने कंपोनेंट बनाए उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती कास्टिंग से अधिक होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्ज के द्वारा कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ है वो कास्टिंग के द्वारा अधिक होती है। कास्टिंग की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, कास्टिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग के द्वारा यहाँ पे जो फोर्जिंग मिलेगी वो फोर्जिंग में स्ट्रेंथ कम होगी कास्टिंग वाले में। ठीक है, और जो फोर्ज कंपोनेंट होंगे उनमें स्ट्रेंथ हमको अधिक मिलती है। ठीक है, ये होता है। हॉट फोर्जिंग हमारी सबसे अधिक प्रचलित प्रक्रिया है। जो हॉट फोर्जिंग होती है, हॉट फोर्जिंग में क्या होता है कि उसको हॉट किया जाता है, उसको किया जाता है। ठीक है, ओपन डाई फोर्जिंग, ओपन डाई में क्या होता है, ये बड़े बड़े जो बड़े भाग हमको बनाने हैं, जैसे आप फ्लाई व्हील समझ सकते हैं और बड़े कंपोनेंट है, वहां पर ये उपयुक्त होती है। ठीक है, क्लोज डाई जो फोर्जिंग है उसमें क्या है, एक्यूरेसी हमको मिलती है और मास प्रोडक्शन के लिए ये उपयुक्त होती है। ठीक है, क्लोज डाई फोर्जिंग। और ओपन डाई में तो सिंपल सा है कि ये बड़े बड़े पार्ट हमको बनाए जाते हैं। ठीक है, अपसेट फोर्जिंग में इसमें लंबाई घटाई जाती है और व्यास बढ़ाई जाती है। जी मैंने बोला था कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ड्राइंग आउट में इसमें लंबाई बढ़ती है और क्रॉस सेक्शन इसमें घटता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। ग्रैंड फ्लो के कारण फेलियर स्ट्रक्चर इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके फोर्जिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके गवर्नमेंट जॉब में या आपके किसी भी एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। अब हमने फोर्जिंग का जो टॉपिक था वो मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया। ये हमारा जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो फोर्जिंग टॉपिक से रहते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग इनका कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब देना, और अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई तो जरूर आप लाइक करना। पहला क्वेश्चन है आपका, फोर्जिंग क्या है। देखिए फोर्जिंग क्या है, सिंपल सा है कि फोर्जिंग क्या है। आपको बिल्कुल पता है कि फोर्जिंग क्या है। तो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन दिया गया है, धातु को काटने की प्रक्रिया है। धातु को संपीड़ित बल मतलब कंप्रेसिव फोर्स के द्वारा दबाना और इच्छित आकार देने की प्रक्रिया है। धातु को पिघलाकर सांचे में डालने की प्रक्रिया है। धातु को पिघलाकर सांचे में डालने की प्रक्रिया है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है। धातु को ड्रिल करने की प्रक्रिया, आप बताइए कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया है, आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए मैंने कई बार आपसे ये चीज बोला है कि आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। आपका कितना टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा आपको समझना है, लेकिन आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरे लिए नहीं आएगा, ये आपके लिए आएगा, और ये चीज निःशुल्क है तो इसका यूज कीजिए ना।
कौन मना कर रहा है? अगर आपको हेजिटेशन आती है तो यहाँ पे कौन किसको देख रहा है? कोई किसी को नहीं जान रहा है, ना कोई किसी को जानता है, ना कोई किसी से पूछ रहा है कि आप होशियार हो कि आप नहीं हो, कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, कि आप ITI हो, डिप्लोमा हो या आप बीटेक हो, किसी भी कैटेगरी को, ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, आप कौन पूछ रहा है कि आप क्या हो? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें। देखिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे क्या होगा कि आपको जब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो वहां आप अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पे गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर जरूर दें, हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। आप आंसर देने के लिए ऐसे 1 और इसका आंसर आपको ए लिखना है तो ए लिखिए, 1 का अगर आपको बी लग रहा है तो बी लिखिए, 1 का अगर आपको सी लग रहा है तो सी लिखिए, और 1 का आपको डी लग रहा है तो डी लिखिए। इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ए लग रहा है तो ए डैश बी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट रहेगा आंसर, इसका रहेगा धातु को संपीड़ित बल के द्वारा इच्छित जो हमारे डिजायर है, जो हमको चाहिए, वो पार्ट हमको यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फोर्जिंग में मुख्य रूप से किस प्रकार का बल लगाया जाता है? आपको यहाँ पे फोर्जिंग में जो फोर्स लगाया जाता है उसका टाइप पूछा है कि वो बल को कौन सा बल बोला जाता है, ठीक है। आप बल की वीडियो दी गई है, आप बल की वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी आपके फोर्स हैं उन सारे फोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है। देखिए आपको जॉब चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोचते हैं कि यहाँ अच्छा नहीं है, वहां अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिलेबस में जो है वो आपको पढ़ना है, सब जगह अच्छा है, ठीक है। जहां आपको समझ में आ गया वो अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग फोर्स का वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो हमारा फोर्जिंग में मुख्य रूप से कौन सा प्रकार का बल लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है टेंशन फोर्स हो गया, शेयरिंग फोर्स हो गया, कंप्रेसिव फोर्स हो गया, या आपका टोरिज्म फोर्स हो गया, जिसको हम मरोड़ बल बोलते हैं, ठीक है, मरोड़ बल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सी मटेरियल फोर्जिंग प्रोसेस है? ठीक है, मेटल फोर्जिंग प्रोसेस है, यहाँ पे पूछा गया है। ये आपको जो प्रक्रिया दी गई है, प्रोसेस आपको दिए गए, प्रोसेस के नाम दिए गए। पहला प्रोसेस है वेल्डिंग, दूसरा है फोर्जिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग। तो इसमें से कौन सा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है? ठीक है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस आपने अभी सीख देखा, तो इसमें क्या है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, आपका फॉर्मिंग प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका हॉट फोर्जिंग किस तापमान पे की जाती है? जो आपकी हॉट फोर्जिंग की जाती है उसका तापमान पूछा गया है कि वो कौन से तापमान पे की जाती है। कमरे के तापमान पे की जाती है, या आपका क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर की जाती है, या आपका 0 डिग्री से आपका नीचे की जाती है, या केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं। देखिए कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि जरूर देना है, आप लोग प्रॉमिस कर लीजिए कि आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से आपका ऊपर गर्म किया जाता है जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल को, तब आपकी हॉट फोर्जिंग होगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर आपको गर्म करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोल्ड फोर्जिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? जो आपको कोल्ड फोर्जिंग की गई आपने अभी सीखी, देखी, समझी, तो आप उसका आंसर बताएं, आपका क्या होगा। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शन को पढ़ता हूं। अधिक सरफेस फिनिश एवं डायमेंशन एक्यूरेट करना, ठीक है, हमको अधिक सरफेस फिनिश चाहिए और डायमेंशन हमें एक्यूरेट चाहिए, उसके लिए हम लोग करते हैं। या फिर धातु को पिघलाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, या फिर केवल कास्ट आयरन पे ये की जाती है। जो कोल्ड फोर्जिंग है वो केवल कास्ट आयरन पे की जाती है, या इसमें फर्नेस की आवश्यकता नहीं होती। फर्नेस मीन्स जहां पे धातु को गलाया जाएगा उसमें,
इसमें फर्नेस की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको क्या लगता है कि कोल्ड फोर्जिंग के लिए सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? कोल्ड फोर्जिंग के लिए आपने कोल्ड फोर्जिंग पढ़ी थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए है। इसमें अधिक सरफेस फिनिशिंग एवं डायमेंशन एक्यूरेसी हमको चाहिए होती है, इसीलिए हम कोल्ड फोर्जिंग करते हैं। ठीक है, इसकी ये एक अच्छी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ओपन डाई फोर्जिंग में धातु को किसके बीच दबाया जाता है? देखिए ओपन डाई फोर्जिंग आपने देखा, ओपन डाई फोर्जिंग में इसमें क्या होता है कि दो डाइयां होती हैं। ठीक है, तो ओपन डाई फोर्जिंग में हमें धातु के किसके बीच दबाया जाता है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन पढ़ता हूं, दो समतल और साधारण डाइयों के बीच में, या आपकी कास्टिंग मोल्ड के बीच में, जो कास्टिंग के लिए जो मोल्ड बनाया जाता है उस मोल्ड के बीच में, या फिर रोलरों के बीच में, या फिर चक के अंदर। आप इसमें से ऑप्शन देखिए, सिलेक्शन कीजिए, आप समझिए, सोचिए और आंसर जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। देखिए कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कीजिए। ये सुविधाएं आपके लिए निःशुल्क हैं, इनका बेनिफिट उठाइए, अपनी लाइफ को सक्सेस कीजिए, इनका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, उनको सक्सेस अपनी लाइफ को करें। ठीक है, ये निःशुल्क चीज है। ठीक है, तो क्यों नहीं लाभ उठा रहे हैं? ठीक है, आपको उठाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह देख सकते हैं, 6 का आपको ये लगता है तो ये लिखिए 6A, 6 का अगर बी लिखता है तो 6B लिख दीजिए, आपका 6 का आपको सी लगता है तो 6C लिख दीजिए, आपको अगर 6 का आपका डी लगता है तो डी लिख दीजिए। आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हुआ, दो समतल या फिर साधारण डाइयों के बीच में दबाया जाता है, ये आपका ओपन डाई बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मास प्रोडक्शन और उच्च एक्यूरेसी के लिए कौन सी फोर्जिंग उपयुक्त होती है? मास प्रोडक्शन करना है और उच्च एक्यूरेसी हमको भी चाहिए, उसके लिए हम ओपन डाई फोर्जिंग करनी चाहिए, या क्लोज डाई फोर्जिंग करनी चाहिए, या फिर हैंड फोर्जिंग करनी चाहिए, या फिर इसमें फोर्जिंग करनी चाहिए। इसका आपका राइट आंसर क्या लगता है? ठीक है, इसमें देखिए राइट आंसर है क्लोज डाई। क्लोज डाई फॉर्मेशन जो होता है वो आपका मास प्रोडक्शन के लिए होता है और इसमें एक्यूरेसी अधिक रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोज डाई। ठीक, आपका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, अप सेटिंग ऑपरेशन में क्या होता है? ठीक है, इसमें आपकी लंबाई बढ़ती है या व्यास घटता है? लंबाई घटती है, व्यास बढ़ता है, या केवल छेद बनाया जाता है, या केवल धातु काटी जाती है? ठीक है, इसमें आप राइट आंसर कौन सा होगा आप जरूर जवाब दें, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर होगा, इसमें लंबाई घटती है, व्यास बढ़ता है। ठीक है, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्राइंग आउट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, लंबाई को बढ़ाना, क्रॉस सेक्शन को कम करना, लंबाई को कम करना, या केवल छेद करना, या सतह की पॉलिशिंग करना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लंबाई का बढ़ाना और क्रॉस सेक्शन का कम करना, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंबाई का बढ़ाना और क्रॉस सेक्शन का कम करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग उपकरण टूल है? निहाई हो गया, हैमर हो गया, टंग हो गई, चिमटा हो गया, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी उपकरण आपके फोर्जिंग उपकरण कहलाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर उपरोक्त सभी। फोर्जिंग कंपोनेंट जो कास्ट कंपोनेंट की तुलना में अधिक मजबूत क्यों होते हैं? मजबूत क्यों होते हैं? मजबूत तो होते हैं, बट क्यों होते हैं? इसमें ग्रेन फ्लो बेहतर होता है, या इनका रंग अधिक अच्छा होता है, या इनका वजन हमेशा अधिक होता है, इसमें मशीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आपको राइट आंसर क्या लगता है, क्या होगा? ठीक है, इसमें सबसे अच्छी जो बात होती है, मैं हिंट दूं कि इसके ग्रेन जो होते हैं, ग्रेन में फ्लो जो हो जाता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए, ग्रेन फ्लो बेहतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल्ट हेड बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी फोर्जिंग ऑपरेशन उपयोग की जाती है? बोल्ट का हेड बनाना है तो मुझे कौन सी फोर्जिंग का जो ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा?
ड्राइंग आउट करना पड़ेगा, अपसेट करना पड़ेगा, पंचिंग करना पड़ेगा या स्वेइंग करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या लगता है क्या क्वेश्चन होगा? ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, वही मैंने सेलेक्टेड उठाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका बी, अपसेटिंग बोला जाएगा, इसका आंसर होगा अपसेटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग डिफेक्ट है? फोर्जिंग के माध्यम से जो हम कंपोनेंट बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, किसी भी मशीन का हो गया, उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट क्या कहलाया जाएगा? ठीक है, कोल्ड सट होता है, एक लैप होता है, एक डाई शिफ्ट होता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, राइट आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है? क्रैंक सॉफ्ट बनाया जाता है, कनेक्टिंग रॉड बनाया जाता है, या गियर के ब्लैंक बनाए जाते हैं, या उपरोक्त सभी होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये जो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो पार्ट हैं वो सभी आपके फोर्जिंग इंडस्ट्री में बनते हैं। जहां पे फोर्जिंग प्रोसेस होता है वहां पे बनते हैं। आपका क्रैंक सॉफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, गियर के जो ब्लैंक हो गए, गियर के ब्लैंक आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये डिक्स नुमा होते हैं। ठीक है, ये आपके डिक्स नुमा होते हैं और बाद में इनको हम लोग गियर काटते हैं। ये पहले डिक्स होते हैं, बाद में हम होल करते हैं। ठीक है, तो ये डिक्स नुमा होते हैं, ये हम लोग फोर्जिंग के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, फोर्जिंग का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? फोर्जिंग से हमें क्या लाभ है? ठीक है, उच्च स्ट्रेंथ और बेहतर फेलियर रेजिस्टेंस हमको मिलता है, या दूसरा है केवल सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है, या धातु हमेशा पिघलाई जाती है, या किसी भी मशीनिंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, फोर्जिंग से क्या बेनिफिट है, फोर्जिंग का लाभ क्यों हम फोर्जिंग करते हैं? ठीक है, फोर्जिंग की हमको जरूरत क्यों है, क्यों हमको फोर्जिंग की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर है ए, इसमें हाई स्ट्रेंथ मिलती है, इसकी स्ट्रेंथ हाई है। क्यों हाई है? इसमें जो ग्रेन का जो फ्लो है वो अच्छे से हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमको स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, और इसमें जो फेल होने का जो रेजिस्टेंस है, फेल होने के चांस कम रहते हैं, इसीलिए हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारा अच्छा पॉइंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मेंशन करें। अब वीडियो से आपने सीखा तो आप लोग जरूर लाइक करें। आप लोगों ने वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक दिया, समझा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।